हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, 60 नंबर की पूछी जाती है। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है देखिए, और सिलेबस के अनुसार है, सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी पेपर 2 में 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ क्वेश्चन बनते हैं पेडागोजी से। तो सभी एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, और देखिए क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो याद रखिएगा। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और देखिए दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक थी। और देखिए इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो याद रखिएगा। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और देखिए इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, चुना गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और देखिए इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी थी कि भारत के नए संविधान का मसौदा तैयार करना था। और देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और देखिए अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में लगभग कितना समय लगा था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, तो याद रखिएगा। देखिए, संविधान पूरा होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और देखिए संविधान का अंतिम मसौदा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और देखिए इस पूरी प्रक्रिया में सटीक रूप से इतना ही समय लगा था, तो याद रखिएगा। देखिए, संविधान को पूरा होने में कुल समय लगा था तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, तो याद रखिएगा। और देखिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए संविधान सभा का अंतिम मसौदा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो संविधान सभा का अंतिम मसौदा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और देखिए इसके याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसी की याद में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों वायु के विशाल समूह या आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। देखिए, वायुमंडल ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ा रहता है,
और इसमें नाइट्रोजन लगभग होता है तो 78% होती है। और देखिए ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी इसमें पाई जाती हैं वायुमंडल में। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग पाया जाता है तो 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन लगभग देखिए 21% पाई जाती है वायुमंडल में और कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसें भी पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाओजली हेडिंग किस राज्य में स्थित है। तो दाओजली हेडिंग किस राज्य में स्थित है तो वह हो जाएगा असम राज्य में स्थित है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए दाओजली हेडिंग असम राज्य में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण नवपाषाण नियोलिथिक स्थल है। और देखिए यह स्थान कहाँ पे है तो यह स्थान असम के दीमा हसाओ जिले में उत्तरी कछार पहाड़ियों में स्थित है। और देखिए यहाँ से क्या अवशेष मिले हैं तो यहाँ से पॉलिशदार पत्थर के औजार मिले हैं और देखिए कुल्हाड़ी, छेनी, चक्की और रस्सी के निशान वाले मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और देखिए इसकी क्या विशेषता है तो यहाँ से जेडाइट नामक दुर्लभ पत्थर भी मिला है। तो दाओजली हेडिंग में देखिए दाओजली हेडिंग असम राज्य में है और देखिए यह एक नवपाषाण काल स्थल है और यहाँ से जेडाइट नामक पत्थर भी मिला है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित और अनजान थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित और अनजान थे तो वह हो जाएगा लोहा से। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग देखिए लोहा से अपरिचित और अनजान थे। तो याद रखिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। और देखिए यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी जहां मुख्य रूप से तांबे और कांसे का उपयोग होता था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए कांसे और तांबे का उपयोग होता था, यहाँ देखिए लोहे का उपयोग नहीं होता था। लोहे से लोग अपरिचित थे। और देखिए इसका कालखंड माना जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड माना जाता है तो लगभग 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व की मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। और देखिए जबकि भारत में लोहे का आगमन हुआ था इसके काफ़ी बाद में हुआ था, लगभग देखिए 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो लोहे का आगमन हुआ था भारत में। तो याद रखिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था और सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है। तो याद रखिएगा। देखिए लोहे का ज्ञान भारत में उत्तर वैदिक काल में हुआ था और उसके बाद देखिए खेती करना बहुत आसान हो गया था लोहे के ज्ञान से। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है तो क्षोभ मंडल में देखिए सभी मौसम संबंधी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं मौसम संबंधी होती हैं तो वह क्षोभ मंडल में होती हैं। देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है तो क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे कुहरा, बादल आदि, तूफान, यह सभी देखिए क्षोभ मंडल में होता है। देखिए मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है, इसमें उल्कापिंड आने से जल जाते हैं और देखिए यह ठंडी परत होती है। और देखिए वायुमंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें पाई जाती है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत में पाई जाती है। और देखिए यह परत पृथ्वी के सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। और देखिए समताप मंडल में ओजोन गैस का लगभग 90% हिस्सा इसी परत में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। और देखिए यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट देखिए विकिरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो ओजोन परत। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो वह हो जाएगा वनों की कटाई के विरुद्ध था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एसएसटी कि जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं और देखिए सिलेबस के अनुसार सभी MCQ आपको करवा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। सभी क्लासेस मेरी देखिए और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लासेस आपको मिलती रहे। देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कर लिया तो आपका 100% देखिए यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए चिपको आंदोलन मुख्य रूप से वनों की कटाई के विरुद्ध था और देखिए यह आंदोलन 1970 के दशक में तत्कालीन उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर सही बताते हैं और देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को बताना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली की वास्तुकला मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो द्रविड़ शैली की वास्तुकला मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वह हो जाएगा, यहाँ भी इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो द्रविड़ शैली की वास्तुकला, तो याद रखिएगा। देखिए द्रविड़ शैली की वास्तुकला मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भारत क्षेत्र में पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था जो मौर्यकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वह हो जाएगा अशोक ने करवाया था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सांची के स्तूप का निर्माण देखिए अशोक शासक ने करवाया था, तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए सांची के महान स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो सांची के महान स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसे करवाया था तो मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। और देखिए यह मौर्यकालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और देखिए भारत की सबसे पुरानी पत्थर के संरचनाओं में से एक माना जाता है, तो याद रखिएगा। देखिए सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था और यह भारत की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक मानी जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग गोल्डन एज किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है, तो वह शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए शाहजहां का शासनकाल माना जाता है तो 1628 से लेकर 1658 तक माना जाता है। और देखिए शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और देखिए शाहजहां के समय में वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी और शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर का अत्यधिक उपयोग किया था। और देखिए शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें जैसे हैं तो ताजमहल दुनिया के 7 अजूबे में से एक माना जाता है। और देखिए दिल्ली का लाल किला और देखिए जमा मस्जिद और देखिए आगरा की मोती मस्जिद सभी का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा। देखिए मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग गोल्डन एज शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। और देखिए शाहजहां के शासनकाल में कई इमारतों का निर्माण हुआ था, जैसे ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जमा मस्जिद, आगरा के किले, इन सभी का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनाए गए थे? तो खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे? तो वह हो जाएगा चंदेल शासक द्वारा बनवाए गए थे। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए खजुराहो के मंदिरों का निर्माण मध्य भारत के चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। और देखिए पल्लव शासक ने क्या करवाया था? तो पल्लव शासक ने करवाया था तो पल्लव राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया था। और देखिए पल्लव राजवंश ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। और देखिए चोल शासक किसके लिए जाने जाते हैं? तो चोल शासक
चोल शासकों ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और देखिए राष्ट्रकूट शासक किसके लिए जाने जाते हैं, तो राष्ट्रकूट राजवंश को मुख्य रूप से एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए चोल शासक जाने जाते हैं तो खजुराहो के मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। और देखिए पल्लव शासक जाने जाते हैं तो महाबलीपुरम के रथों के मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। और राष्ट्रकूट शासक जाने जाते हैं तो एलोरा के कैलाश मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते हैं। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था। तो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, खाना पकाने और अनाज रखने के लिए किया जाता था मिट्टी के बर्तनों का उपयोग। तो याद रखिएगा। देखिए प्राचीन काल में और ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग मुख्य रूप से भोजन पकाने और पानी को ठंडा रखने और अनाज या अन्य खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए किया जाता था। तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिलते हैं। तो मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं, तो वह हो जाएगा चौकोर या आयताकार मिले हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेहरगढ़ में देखिए घरों के अवशेष मिले हैं तो चौकोर या आयताकार मिले हैं। देखिए मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और देखिए यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, चौकोर आयताकार वाले घर मिले हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ किस जानवर को दफनाया गया था, तो वह हो जाएगा बकरी को। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मेहरगढ़ में मृतकों के साथ बकरी के कंकाल के अवशेष मिले हैं। और देखिए यहाँ के लोग का मानना था कि मृत्यु के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए समझते हैं। देखिए मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में पुरातात्विक खुदाई के दौरान एक कब्र में मृतकों के साथ बकरी के कंकाल मिले हैं। और देखिए संभवतः क्या होता था, तो प्राचीन काल के लोगों का यह मानना था कि मृत्यु के बाद परलोक में भी भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए देखिए इसे मृतक के साथ रखा जाता था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं, तो वह हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो ये जीव शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में देखिए भोजन के लिए सीधे हरे पौधे या शैवाल पर निर्भर रहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे देखिए उदाहरण के लिए गाय, हिरण, खरगोश, टिड्डा आदि। तो याद रखिएगा। देखिए प्लीज़ आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, तो प्लीज़ आप लोग कर दिया करिए। और देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा एजी टांसले ने किया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए एजी टांसले ने 1935 में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सुझाव दिया था। और देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो इकोसिस्टम मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर बना होता है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर बना होता है, तो वह कौन से हैं। तो देखिए उदाहरण के लिए एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियां और पौधे जैविक होते हैं, और जबकि देखिए पानी, सूर्य का प्रकाश और घुली हुई ऑक्सीजन अजैविक घटक होते हैं। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर बना है, एक जैविक एक अजैविक होता है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो 1191 किसके बीच लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध
किसके बीच लड़ा गया था 1191 में? तो वह हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तो प्रथम युद्ध में देखिए पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और देखिए तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था तो 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। और देखिए यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, लेकिन देखिए इसके नतीजे पहले युद्ध से बिल्कुल अलग थे। इसमें देखिए इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो याद रखिएगा। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था तो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें देखिए पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी तो प्रथम युद्ध में। और देखिए तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था तो 1192 ईस्वी में हुआ था, दोबारा युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो वह हो जाएगा सिकंदर लोदी ने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी तो 1504 में की थी। और देखिए इस शहर की नींव रखी थी सिकंदर लोदी ने, ताकि राजपूत शासकों पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके और देखिए व्यापारिक मार्गों की निगरानी की जा सके। और 1506 में उसने इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रजिया सुल्तान थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी तो रजिया सुल्तान थी। तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए रजिया सुल्तान का शासनकाल माना जाता है तो 1236 से लेकर 1240 तक माना जाता है रजिया सुल्तान का शासनकाल। और देखिए रजिया सुल्तान के पिता थे तो इल्तुतमिश थे। इन्होंने देखिए अपने अयोग्य बेटों की तुलना में रजिया की प्रशासनिक और सैन्य कुशलता को देखते हुए रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। तो याद रखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ से आपके सीडीपी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ से आपको सीडीपी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए एसएसटी के साथ साथ सीडीपी भी करवा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए एक सब्जेक्ट से क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए देखिए साथ में लेकर सबको चलते हैं। देखिए एसएसटी भी करवाएंगे, सीडीपी भी करवाएंगे। तो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो वह हो जाएगा अमेरिका के। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक देखिए अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो याद रखिएगा। देखिए थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें आधुनिक और शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए थे? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए थे? तो वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा 3 नियम बताए थे सीखने के। देखिए थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे। तो पहला है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और देखिए तीसरा है प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए थे, तो तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस मुख्य जानवर पर किए थे? तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस मुख्य जानवर पर किए थे? तो वह हो जाएगा बिल्ली पर किए थे। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड हैं। और देखिए आपने अगर कर लिया तो आपका यूपी टेट 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। देखिए थॉर्नडाइक का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग भूखी बिल्ली पर था और पजल बॉक्स पर था। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था?
तो प्रश्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो प्रश्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था, तो याद रखिएगा। देखिए, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, 3 प्रकार हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के देखिए 3 प्रकार हैं, तो याद रखिएगा। देखिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। तो पहला है अमूर्त, दूसरा है मूर्त यांत्रिक और तीसरा है देखिए सामाजिक बुद्धि हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार एवं दंड का नियम थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो पुरस्कार एवं दंड का नियम थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा। देखिए, यदि कार्य का परिणाम संतोषजनक पुरस्कार होता है तो सीखना दृढ़ होता है, और कष्टदायक या दंड होता है तो वह कमजोर हो जाता है। देखिए, यदि कार्य का परिणाम संतोषजनक और पुरस्कार पर आधारित होता है तो सीखना दृढ़ हो जाता है, और देखिए वहीं पर कष्टदायक और दंड होता है तो वही कार्य देखिए सीखना कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए लक्ष्य क्या था? तो थॉर्नडाइक के लिए प्रयोग में बिल्ली के लिए लक्ष्य क्या था? तो वह हो जाएगा मृत मछली और भोजन था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम थॉर्नडाइक का गौण और सेकेंडरी नियम है? तो कौन सा नियम थॉर्नडाइक का गौण नियम है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोवृत्ति का नियम हो जाएगा। थॉर्नडाइक का देखिए गौण नियम सेकेंडरी नियम हो जाएगा। देखिए, मनोवृत्ति का नियम देखिए थॉर्नडाइक के 5 गौण नियमों में से एक है, जबकि अन्य तीनों मुख्य नियम है। देखिए, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, यह थॉर्नडाइक का देखिए मुख्य नियम है, तो याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो वह हो जाएगा ईवी रामास्वामी पेरियार ने शुरू किया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए, जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो रही हैं तो उसको प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। देखिए, जितने भी PYQ आधारित क्वेश्चन हैं और देखिए सिलेबस के अनुसार सभी आपको करवा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।